नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अपने अपने घरों पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कई दिनों से प्रयास कर रहे थे कि आप लोगों के लिए संविधान की अगली कड़ी बनाएं, लेकिन कुछ तकनीकी समस्या की वजह से ये संभव नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब समस्या का समाधान हो गया है और आने वाले समय में आप लोगों को समय पर वीडियो प्राप्त होती रहेगी। तो दोस्तों, पिछली कड़ी में हम लोगों ने संवैधानिक विकास के पहले चरण को देखा था, जिसमें हमने कंपनी शासन के अधीन भारत में संवैधानिक विकास किस प्रकार हुआ इसको जाना। तो आज हम लोग जानेंगे कि संविधान के विकास में ब्रिटिश क्राउन के अधीन किस प्रकार भारत का संवैधानिक विकास हुआ। तो ये विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से हुआ है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं। और इस कड़ी में पहला अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1858। दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1858 के पहले यानी कि इसके पृष्ठभूमि की बात करें तो हम सब लोग जानते हैं कि 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम या 1857 की क्रांति हो चुकी थी, जिसे कुछ विद्वान जो है सिपाही आंदोलन भी कहते हैं और कुछ विद्वान इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी मानते हैं। खैर, ये इतिहास का विषय है और इसे इतिहास के विषय में अध्ययन किया जाएगा। लेकिन हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि 1857 की क्रांति ने भारत में एक बड़ा परिवर्तन किया। ब्रिटेन को अब लगने लगा था कि भारत में कंपनी के अधीन शासन का संचालन करना कठिन हो गया है, या दूसरे शब्दों में कहें तो अब भारत में कंपनी शासन को आगे बढ़ाना संभव नहीं लग रहा था। तो ऐसे में ब्रिटेन की महारानी ने भारतीय शासन को अपने प्रत्यक्ष रूप में लेने का फैसला किया और इसके अंतर्गत 1 नवंबर 1858 को महारानी का घोषणा पत्र, जो कि इलाहाबाद में तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया, जिसमें इस बात की घोषणा की गई कि आज के बाद से ब्रिटेन के समान ही भारत की जनता भी महारानी की जनता होगी या महारानी की प्रजा होगी। और जिस प्रकार ब्रिटेन में महारानी अपने प्रजा की देखभाल करती हैं या उनका संरक्षण करती हैं या उन पर शासन करती हैं, उसी प्रकार की व्यवस्था भारत में भी लागू होगी। तो दोस्तों, इसी परिप्रेक्ष्य में भारत शासन अधिनियम 1858 को भारत में लाया गया। इसमें जो बातें मुख्य रूप से की गई, उन बातों में सबसे पहला काम क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया गया। सबसे पहला काम क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया गया। अर्थात अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत में शासन चल रहा था वो समाप्त हो गया। इसके साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ कंट्रोल, दो संस्थाएं थीं जो कि इंडिया कंपनी को शासन संचालन में सहायता देती थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को ही समाप्त कर दिया गया तो वो दोनों बोर्ड भी अपने आप समाप्त हो गए, या दूसरे शब्दों में कहें कि वो दोनों बोर्ड भी समाप्त कर दिए गए। अब भारत में ब्रिटेन के शासन को संचालित करने के लिए एक नए व्यवस्था की आवश्यकता थी। तो इस व्यवस्था के तहत ब्रिटेन में भारत राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। भारत राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। भारत राज्य सचिव का पद ब्रिटेन में कैबिनेट स्तर का होता था, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भारत राज्य सचिव जो व्यक्ति होता था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में कैबिनेट का सदस्य होता था। और इसकी सहायता के लिए एक भारत परिषद का भी गठन किया गया। एक भारत परिषद का भी गठन किया गया। भारत परिषद 15 सदस्यीय एक सलाहकारी संस्था थी जो कि भारत राज्य सचिव को भारतीय प्रशासन के संचालन में सहायता प्रदान करती थी। तो दोस्तों, सबसे प्रमुख काम जो किया गया वो ये किया गया। और अगला काम किया गया कि गवर्नर जनरल, जो अभी तक भारत का गवर्नर जनरल होता था, उसे अब वायसराय कहा जाने लगा।
और भारत में पहले वायसराय के रूप में लॉर्ड कैनिंग की नियुक्ति की गई। तो लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय के रूप में जाने जाते हैं। आपसे प्रश्न किया जाए कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो वो लॉर्ड कैनिंग है, या भारत के पहले वायसराय कौन है, तो वो भी लॉर्ड कैनिंग है। दोस्तों, इसी समय एक और काम किया गया कि भारत में पहली बार बजट प्रस्तुत किया गया 1860 में। 1860 में भारत में पहली बार बजट प्रस्तुत किया गया और इस बजट को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम था जेम्स विल्सन। इसीलिए जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का जनक भी कहा जाता है। दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इस समय एक और काम किया गया और वो काम था इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, तो भारत में इनकम पर टैक्स लगाने वाला पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, और लॉर्ड कैनिंग को इसीलिए इनकम टैक्स का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों, इसके बाद दूसरा जो अधिनियम आता है जिसे भारत परिषद अधिनियम 1861 कहा जाता है। तो भारत परिषद अधिनियम इसलिए इसे कहा गया क्योंकि इसमें जो परिषद थी उसमें मुख्य रूप से फेरबदल किया गया था, इसीलिए इसको भारत परिषद अधिनियम कहा गया। और इस अधिनियम के तहत जो प्रश्न अक्सर पूछा जाता है वो ये है कि इसके द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त हो गया। तो दोस्तों, प्रश्न पूछा जाता है कि किस अधिनियम के द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त हुआ था, तो वो अधिनियम है 1861। तो 1861 के अधिनियम के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हो गई। तो दोस्तों, इसके बाद यहाँ थोड़ा सा जान लेते हैं कि अध्यादेश होता क्या है। तो अध्यादेश एक ऐसा आदेश होता है जो शासन प्रमुख के द्वारा जारी किया जाता है। जैसे वर्तमान समय में बात करें तो भारत में राष्ट्रपति और राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की अधिकारिता प्राप्त है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत और राज्यपाल अनुच्छेद 213 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश जो है वो तात्कालिक परिस्थितियों में जारी किया जाता है, जबकि संसद या सदन के पास का विधि बनाने के लिए पर्याप्त समय न हो। ऐसा तब होता है जब भारत के संदर्भ में बात करें तो लोकसभा जब सत्र में नहीं होती है, तो ऐसे समय अगर किसी विषय पर तत्काल हमें विधि की आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से अध्यादेश जारी किया जाता है। तो इसी प्रकार तत्कालीन परिस्थितियों में वायसराय को भी अध्यादेश जारी करने की अधिकारिता प्राप्त थी। दोस्तों, इसके साथ साथ जो है वायसराय को विधायिका के द्वारा पारित किए गए किसी विधि पर या किसी नियम कानून पर वीटो लगाने का या ब्रिटेन के महारानी के लिए या ब्रिटिश कैबिनेट के लिए आरक्षित करने का भी अधिकारिता प्रदान की गई थी। दोस्तों, इसमें दूसरा महत्वपूर्ण काम किया गया था, लोक प्रतिनिधित्व प्रणाली को प्रारंभ किया गया था। तो लोक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब गवर्नर ने अपनी विधायी कार्यपालिका में कुछ भारतीयों को शामिल किया था। इसमें मुख्य रूप से 3 लोगों का नाम है जिन्हें 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने अपनी विधायी कार्यपालिका में सम्मिलित किया था। ये 3 व्यक्ति हैं, महाराजा या राजा बनारस, इनका नाम था ईश्वरी प्रसाद। दूसरे व्यक्ति थे महाराजा पटियाला, इनका नाम था नगेंद्र सिंह। और तीसरे व्यक्ति थे सर दिनकर राव।
सर दिनकर राव। तो ये तीन व्यक्ति, महाराजा बनारस, महाराजा पटियाला, सर दिनकर राव, इन तीनों लोगों को लॉर्ड कैनिंग की विधायिका या विधायी परिषद में शामिल किया गया था। दोस्तों, इस अधिनियम के द्वारा विकेंद्रीकरण को भी प्रारंभ किया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में केंद्रीकरण की सर्वोच्चता को प्राप्त हुई थी और बम्बई मद्रास को बंगाल के अधीन कर दिया गया था। लेकिन इस अधिनियम के द्वारा विकेंद्रीकरण को प्रारंभ किया गया और मद्रास और बम्बई को बंगाल से अलग करके उन्हें अपने आप में विधायी कार्यों के लिए स्वतंत्र कर दिया गया। तो दोस्तों, इसके बाद अगला जो अधिनियम आता है वो भारत परिषद अधिनियम 1892 है। तो दोस्तों, इस कड़ी में अगला अधिनियम जो है वो है भारत परिषद अधिनियम 1892। तो इस अधिनियम में कुछ खास बातें नहीं की गई थी, दो तीन बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात यह है कि केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया। इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया और अब तक भारतीयों के द्वारा शासन में अपनी उपस्थिति की मांग को बल मिल चुका था। तो ऐसे में प्रांतीय विधान परिषद में कुछ गैर सरकारी सदस्यों को नाम निर्देशित किया जाने लगा। यद्यपि अभी इनका निर्वाचन नहीं होता था, इसलिए निर्वाचन शब्द का प्रयोग भी यहाँ नहीं किया गया था। नाम निर्देशन होता था और सूक्ष्म रूप में ही सही प्रांतीय विधान परिषदों में भारतीयों का प्रवेश प्रारंभ हो चुका था। तो दूसरा महत्वपूर्ण काम किया गया था गैर सरकारी सदस्य के रूप में भारतीयों की प्रांतीय विधान परिषद में नियुक्ति। और तीसरा जो महत्वपूर्ण काम था, बजट पर बहस करने और सार्वजनिक मुद्दों पर प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया था। तो दोस्तों, इससे पहले बजट, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि 1860 में भारत में पहली बार बजट प्रस्तुत हुआ और इस बजट पर भारतीयों के द्वारा बहस करने की अधिकारिता इस अधिनियम के द्वारा दे दी गई। यद्यपि इन्हें बजट पर कोई प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। हाँ, सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर ये प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन अभी तक इन्हें पूरक प्रश्न या इस तरह के प्रश्न पूछने की अधिकारिता नहीं थी। तो केवल ये प्रश्न पूछ सकते थे और जो जवाब अंग्रेजों के द्वारा दे दिया जाता था उससे संतुष्ट होना होता था, और चाहे तो वो नहीं भी दे सकते थे। और इस प्रकार का प्रश्न पूछने से पहले 6 दिन पूर्व सूचना देनी होती थी। तो दोस्तों, इसके बाद जो महत्वपूर्ण अधिनियम है वो भारत शासन अधिनियम 1919 है, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत जो है कई तरह के सुधार किए गए। और मार्ले मिंटो सुधार इसलिए कहा जाता है कि मार्ले तत्कालीन भारत सचिव के पद पर थे और मिंटो वायसराय थे, इसलिए इन दोनों लोगों को मिला के इसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। तो दोस्तों, इस अधिनियम की जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि यहाँ पर मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बना दिया गया। प्रथम निर्वाचक मंडल का आशय ये होता है कि मुस्लिमों का चयन मुस्लिमों के द्वारा ही किया जाएगा। दो शब्द हम सुनते हैं, एक आरक्षण, एक पृथक निर्वाचन मंडल। तो आरक्षण में होता है कि किसी सीट को किसी वर्ग विशेष या व्यक्ति विशेष के लिए आरक्षित कर दिया जाता है, लेकिन उनको चुनने वाली जो जनता होती है वो जन सामान्य यानी कि उस क्षेत्र में रहने वाले सभी जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय के लोग चुनते हैं। लेकिन पृथक निर्वाचक मंडल में जैसा होता है कि व्यक्ति को उसी वर्ग के लोग ही चुनते हैं। तो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था की गई कि मुस्लिम सदस्यों का चुनाव जो है वो केवल मुस्लिम सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। और भारत में यहीं से पृथकतावाद या फूट की जो नींव है पड़ती है। और ये अंग्रेजों की एक सोची समझी चाल थी
क्योंकि अब तक भारत में राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो बढ़ चुका था और अंग्रेज़ों को अब भारत में या भारत से जाने का खतरा सताने लगा था। तो ऐसे में उन्होंने फूट डालने के नियत से ही इस प्रस्ताव को इस अधिनियम में शामिल किया गया था। दूसरा महत्वपूर्ण काम किया गया कि यहाँ पर आरक्षण शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आरक्षण शब्द का प्रयोग किस अधिनियम में हुआ, तो वो अधिनियम है 1919। दोस्तों, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी इस अधिनियम के द्वारा हमें प्राप्त हो गया। अभी तक हम केवल प्रश्न पूछ सकते थे, वो भी सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर। अब हम बजट के मुद्दे पर प्रश्न पूछ सकते थे, सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर प्रश्न पूछ सकते थे और पूरक प्रश्न भी पूछ सकते थे। दोस्तों, पूरक प्रश्न क्या होता है? जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसके जवाब में संतुष्ट न होने पर हम उसका क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। तो जो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं वही क्रॉस क्वेश्चन पूरक प्रश्न कहा जाता है। दोस्तों, इस समय क्योंकि भारत में जागरूकता का विकास हो रहा था और हर जगह भारतीयों के द्वारा शासन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की मांग बढ़ रही थी, तो ऐसी क्रम में दो जगह पर भारत में जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी, उस कार्यकारिणी परिषद में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। तो दोस्तों, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया था और ब्रिटेन में जो भारत परिषद थी, जो कि भारत के पूरे प्रशासन पर नियंत्रण रखती थी, उसमें भी दो भारतीयों को शामिल किया गया और ये भारतीय थे केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। तो दोस्तों, इस प्रकार भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा अंग्रेजों ने कुछ सुधार किए। ये अलग बात है कि इसकी आलोचना में मार्ले महोदय का एक स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछा भी गया है। उनका कहना था, और खास करके ये स्टेटमेंट मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के संबंध में ही है, कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल जो है वो हमारे लिए ही घातक होगा। इसके बारे में गांधी जी का एक स्टेटमेंट है कि मार्ले मिंटो सुधारों ने हमारा सर्वनाश कर दिया। तो गांधी जी का स्टेटमेंट है कि ये इस अधिनियम ने हमारा सर्वनाश कर दिया। के.एम. मुंशी का एक स्टेटमेंट है कि इसने उभरते हुए लोकतंत्र का ही गला घोट दिया, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसने उभरते हुए लोकतंत्र को मार डाला। तो के.एम. मुंशी का ये स्टेटमेंट है। दोस्तों, इसके बाद महत्वपूर्ण अधिनियम आता है भारत शासन अधिनियम 1919। तो दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू तत्कालीन भारत सचिव और चेम्सफोर्ड वायसराय थे। इन्हीं के नाम पे इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। यद्यपि यह अधिनियम 1919 में आया, लेकिन ये प्रभावी हुआ 1921 से। तो दोस्तों, इस अधिनियम में प्रमुख बातें हैं वो इस प्रकार हैं कि सबसे पहले प्रांतों में दैध शासन प्रारंभ किया गया। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि दैध शासन के प्रारंभ सर्वप्रथम लॉर्ड क्लाइव ने किया था, जिसे 1858 के अधिनियम से समाप्त कर दिया गया था। पुनः प्रांतों में दैध शासन भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से प्रारंभ किया गया। तो दैध शासन में दो विषय होते हैं, एक को कहते हैं आरक्षित विषय और एक को कहते हैं हस्तांतरित विषय। तो आरक्षित विषय के अंतर्गत वायसराय अपनी कार्यकारिणी के माध्यम से कार्य करता है, अपने कार्यकारिणी के माध्यम से कार्य करता है।
और हस्तांतरित विषय के अंतर्गत वायसराय विधानमंडल के द्वारा या विधानमंडल के सहायता से कार्य करता है। आरक्षित विषयों के अंतर्गत मुख्य रूप से वित्त से संबंधित या विदेश से संबंधित विषयों को शामिल किया जाता था, जबकि जन कल्याण और लोक कल्याण संबंधी विषयों को हस्तांतरित विषय के अंतर्गत शामिल किया जाता था। दोस्तों, इस अधिनियम में केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनी बना दिया गया, यानी इसमें लोकसभा और राज्यसभा के रूप में 2 सदनों का गठन किया गया और इसी अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को प्रारंभ किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ हुई, तो वो है 1919 का अधिनियम। दोस्तों, सांप्रदायिक आधार जो कि 1909 के अधिनियम से केवल मुस्लिमों को प्राप्त था या केवल मुस्लिमों को दिया गया था, अब इसको बढ़ाकर इसमें सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों को भी शामिल कर लिया गया। दूसरे शब्दों में कहें तो अब सिखों का चुनाव सिखों के द्वारा, आंग्ल भारतीयों का चुनाव आंग्ल भारतीयों के द्वारा, भारतीय ईसाइयों का चुनाव भारतीय ईसाइयों के द्वारा और यूरोपीय लोगों का चुनाव यूरोपीय लोगों के द्वारा होने लगा। दोस्तों, प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति में हमें मत का अधिकार तो दे दिया गया, लेकिन हमें एक बात जान लेना आवश्यक है कि ये मत देने का जो अधिकार हमें प्राप्त था वो आर्थिक आधार पर था, आर्थिक आधार पर था। अर्थात इसमें वही व्यक्ति मत डाल सकता था जो एक निश्चित आय करता हो या निश्चित कर देता हो या उसके पास एक निश्चित संपत्ति हो। तो आय के आधार पर या आर्थिक आधार पर ही मताधिकार का प्रयोग भारतीयों को प्राप्त था और इस आधार पे 1935 के अधिनियम तक भारत में कुल आबादी की केवल 10% जनसंख्या ही मतदान की पात्र हुई थी। दोस्तों, इस अधिनियम में एक और काम किया गया कि महिलाओं को भी मताधिकार का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम से पहले भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। जैसा कि हम जानते हैं कि मत देने का अधिकार महिलाओं को देने वाला दुनिया में पहला देश न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड है, जिसने 17 सितंबर 1883 को पहली बार 1893 में महिलाओं को सबसे पहले मत देने का अधिकार दिया था। तो न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान किया था। दोस्तों, इस अधिनियम के द्वारा लंदन में भारतीय उच्चायोग की स्थापना की जाने लगी, यानी अब भारत के उच्चायुक्त की नियुक्ति ब्रिटेन में होने लगी थी और इसी अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। ये लोक सेवा आयोग 1926 में स्थापित हुआ, 1926 में, और इसके लिए 1923 में ली आयोग बनाया गया था, ली आयोग। तो ली आयोग की अनुशंसा पर 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। सर रॉस बारकर इस आयोग के पहले अध्यक्ष थे। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष सर रॉस बारकर हैं, जिसे प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। दोस्तों, इस अधिनियम के द्वारा एक काम और किया गया कि अभी तक जो भी ब्रिटेन के अधिकारी होते थे उनका वेतन भारत शासन के निधि से दिया जाता था, यानी भारतीय निधि से दिया जाता था,
लेकिन अब ब्रिटिश अधिकारियों के वेतन को ब्रिटेन के निधि से दिए जाने का प्रावधान किया गया। तो दोस्तों इस अधिनियम के द्वारा ये प्रमुख बातें की गई। इस अधिनियम को तिलक महोदय ने ऊषा विहीन सूर्य की भी उपाधि दी है। और इस अधिनियम में एक बात और कही गई थी कि इसके अधिनियम के मूल्यांकन के लिए 10 वर्ष बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा। और हम जानते हैं कि 1927 में साइमन आयोग का गठन इस अधिनियम के मूल्यांकन के लिए ही किया गया था। यद्यपि साइमन आयोग को भारतीयों के द्वारा पूर्णतः नकार दिया गया, क्योंकि इसमें किसी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। तो इस अधिनियम के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण अगला अधिनियम है वो है 1935 का अधिनियम। तो दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 की पृष्ठभूमि की बात करें तो 1919 के अधिनियम के पश्चात भारत में कई तरह के परिवर्तन हुए, और जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था वो सांप्रदायिक अधिनिर्णय के रूप में आया। जैसा कि हम लोगों ने 1909 और 1919 के अधिनियम में पढ़ा था कि 1909 के अधिनियम में मुस्लिमों के लिए और 1919 के अधिनियम में सिखों, भारतीय ईसाइयों, यूरोपियों और आंग्ल इंडियन के लिए भी सांप्रदायिक अधिनिर्णय का विस्तार कर दिया गया था। तो 1932 में तत्कालीन ब्रिटिश के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने एक अधिनिर्णय जारी किया, और जिस अधिनिर्णय के माध्यम से सांप्रदायिक अधिनिर्णय को या सांप्रदायिक आधार पर जो निर्वाचन मंडल की बात की गई थी उसमें दलितों को भी शामिल कर दिया गया। दलितों को भी शामिल कर दिया गया, जिसके विरोध में महात्मा गांधी, जो कि तत्समय यरवदा जेल में बंद थे, उन्होंने जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। और इस अनशन के बाद गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य एक पूना समझौता होता है, जिसके द्वारा इस अधिनिर्णय को खारिज करते हुए मुस्लिम दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या को बढ़ा दिया जाता है। दोस्तों इसके साथ साथ गोलमेज सम्मेलन के माध्यम से भी भारत के लोगों की राय जानने का प्रयास किया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1930 से लेकर 32 के बीच 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, जिसमें दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में शामिल होते हैं। यद्यपि कोई निर्णय नहीं हो पाता है, और इस पृष्ठभूमि में भारत शासन अधिनियम 1935 को तैयार किया जाता है। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम भारतीय संविधान के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है, क्योंकि भारतीय संविधान के लगभग 2/3 भाग को इसी अधिनियम से ग्रहण किया गया है। तो दोस्तों इस अधिनियम में कुल 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थीं। कुल 321 अनुच्छेद थे और कुल 10 अनुसूचियाँ थीं। इस अधिनियम में जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया गया था वो ये था कि भारत में एक संघ की स्थापना की बात की गई थी। भारत में एक संघ की स्थापना की बात की गई थी, और ये संघ ब्रिटिश राज्यों और देशी रियासतों से मिलकर बननी थी। देशी रियासतों और ब्रिटिश राज्यों के द्वारा मिलकर बननी थी। यद्यपि ये संघ भारत में कभी अपने अस्तित्व में आ नहीं पाया, क्योंकि एक संघ की बात की गई थी, इसीलिए इस संघ के अनुरूप कुछ संघीय व्यवस्था को भी भारत में अपनाने की बात इस अधिनियम में कही गई थी। जैसे कि इसी अधिनियम में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, क्योंकि जब एक संघ बनता तो उसके मुकदमे को देखने के लिए एक संघीय न्यायालय की भी आवश्यकता होती। और इसी परिप्रेक्ष्य में भारत में RBI की स्थापना का भी प्रावधान इसी अधिनियम में किया गया था।
जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि भारत में 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई, और क्योंकि एक संघ बनता तो संघ में केंद्र और राज्य के रूप में शामिल हिस्सों को या शामिल संस्थाओं को उनके कार्यों का विभाजन भी आवश्यक था। इसलिए इसमें 3 प्रकार के सूचियों की बात की गई थी। कार्यों का विभाजन 3 प्रकार से किया गया था। पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। तो इसमें संघ सूची में केंद्र की अधिकारिता होती है, राज्य सूची में राज्य की अधिकारिता होती है, जबकि समवर्ती सूची में संघ और राज्य दोनों की अधिकारिता होती है। और अवशिष्ट शक्तियां, इन सूचियों के अलावा कुछ ऐसा विषय आ जाए जिस पे विधि बनाना आवश्यक हो तो ऐसा विषय जो है अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है। अवशिष्ट शक्तियां, और अवशिष्ट शक्तियां तत्समय में वायसराय को दी गई थी। तो अवशिष्ट शक्तियों की अधिकारिता जो थी वो वायसराय की थी। और दोस्तों, इस अधिनियम में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। जैसा कि हमने 1919 के अधिनियम में देखा था कि प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था, तो अब उस द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। लेकिन अब केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया। दोस्तों, ये तीसरी बार है जब भारत में द्वैध शासन लगाया जाता है। पहली बार क्लायू ने लगाया था 1765 में, दूसरी बार 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में लगाया जाता है, और तीसरी बार केंद्र में जो है 1935 के अधिनियम के द्वारा लगाया जाता है। दोस्तों, तत्समय में 11 राज्यों में 6 राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था की गई थी, जिसमें बंगाल, बिहार, मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत और असम शामिल हैं। तो बम्बई, बिहार, मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनी व्यवस्था की गई थी। तो दोस्तों, इसके बाद 1937 का चुनाव होता है और भारत में संवैधानिक विकास के अंतर्गत अंतिम भारत शासन अधिनियम जो आता है वो 1947 का अधिनियम है, जिसे हम भारत का स्वतंत्रता अधिनियम कहते हैं। तो दोस्तों, 1935 के अधिनियम के बाद भारत में अनेक उतार चढ़ाव के पश्चात वो समय आ गया जब स्वतंत्रता की सुगंध आने लगी थी। भारत को आज़ाद करने के लिए ब्रिटेन तैयार हो चुका था, और हम जानते हैं कि अब तक द्वितीय विश्व युद्ध भी समाप्त हो चुका था और ब्रिटेन की स्थिति बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। उसे यह आभास हो चुका था कि अब हम भारत में ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर सकते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन ब्रिटिश के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को अब सदन में, यानी ब्रिटेन के सदन में ये घोषणा की कि 30 जून 1948 को तक भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, या दूसरे शब्दों में कहें तो ब्रिटेन 30 जून 1948 तक भारत को छोड़कर चला जाएगा। यद्यपि कि भारत को आज़ादी उससे पहले ही मिल गई। भारत को आज़ाद कराने वाला जो भारत का स्वतंत्रता अधिनियम है वो एक विधेयक के रूप में एक मसौदा तैयार होके 4 जुलाई को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। 4 जुलाई को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया और 18 जुलाई 1947 को इसे ब्रिटिश क्राउन के द्वारा पास कर दिया गया। तो भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पास हुआ। जैसा कि पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत का स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश पार्लियामेंट में किस तिथि को पास हुआ, तो वो तिथि है 18 जुलाई 1947। दोस्तों, भारत आज़ाद तो हुआ
लेकिन आज़ाद होने के साथ साथ इसके दो हिस्से कर दिए गए माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। तो माउंटबेटन योजना के अंतर्गत भारत का विभाजन भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राज्य या डोमिनियन स्टेट के रूप में कर दिया गया और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। अंग्रेजों ने भारत में देसी रियासतों के संदर्भ में अपनी चाल चलनी नहीं छोड़ी और देसी रियासतों को उन्होंने स्वतंत्र निकाय के रूप में मानते हुए उन्हें यह आज़ादी दे दी थी कि वो स्वतंत्र रह सकते हैं या भारत या पाकिस्तान किसी के साथ जा सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि तत्समय में लगभग 565 देसी रियासतें थीं जो भारत और पाकिस्तान में अलग अलग शामिल हुई। इसे हम जब भारत के एकीकरण की बात पढ़ेंगे तो देखेंगे कि किस प्रकार बीपी मेनन और सरदार पटेल के योगदान से भारत का एकीकरण किया गया और देसी रियासतों को किस प्रकार भारत में मिलाया गया। तो देसी रियासतों को अंग्रेज़ों ने स्वतंत्र रहने की आज़ादी दी थी। और दोस्तों, इस अधिनियम के द्वारा वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि 1858 के अधिनियम में वायसराय के पद को बनाया गया था गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके, और अब 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में वायसराय के पद को समाप्त करके पुनः गवर्नर जनरल का पद बनाया गया और लॉर्ड माउंटबेटन भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन की नियुक्ति की गई। और एक बात और कहा गया कि भारत का संविधान जब तक बनकर तैयार नहीं होता है तब तक भारत का शासन संचालन 1935 के अधिनियम के द्वारा ही संचालित किया जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि भारत के संवैधानिक विकास की यात्रा किस प्रकार आगे बढ़ती है। तो दोस्तों, अब आगे आने वाली कड़ियों में हम लोग देखेंगे कि भारत का संविधान किस प्रकार बना, भारत के संविधान को बनाने के लिए जो संविधान सभा बनी वो किस प्रकार बनी। तो अगली कड़ी में हम लोग देखेंगे भारत के संविधान सभा के बारे में जिसने भारत का संविधान तैयार किया। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। जय हिंद।